नागपुर सिटी की स्पेस आर्ट कम्युनिटी सच में पुणे शहर में दिखाई दे रही थी। प्रताप जाधव ने अपना सिर हिलाया। वे नहीं जानते थे कि भूत असुरी कम्युनिटी ने भ्रामक दिव्य जानवर की खोज क्यों की थी। मूल रूप से केवल राजपूत फैमिली और लायन ग्रुप था, लेकिन अब एक और परिवार भी था। हालांकि लायन ग्रुप एक आधिकारिक पावर था। वे उनका पीछा नहीं कर सकते थे, वे केवल उन्हें यहां रहने दे सकते थे। भूत असुरी कम्युनिटी के लोग अभी भी युवा गुरु ललित और मेरी पहचान नहीं जानते, इसलिए मुझे आशा है कि मिस्टर मेहरा आप इसे गुप्त रख सकते हैं। मयंक राजपूत ने गंभीर स्वर में कहा, एक छिपी हुई फैमिली के रूप में जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उभरा था। अगर राजपूत फैमिली के यहां होने के बारे में अन्य लोग जानने लग जाएंगे तो ये उनके लिए एक मुसीबत का कारण बन सकता है। इसके अलावा मयंक राजपूत और ललित राजपूत धर्मनिरपेक्ष दुनिया में संप्रदायों के साथ बहुत अधिक संबंध नहीं रखना चाहते थे। आखिरकार उनके पास विनाश का शिकार करने और लघु आकाशीय क्षेत्र में लौटने का एक मिशन था। लेकिन इस वक्त यहाँ विनाश के बारे में सोचने से ज्यादा बड़ी एक गंभीर समस्या उन लोगों के सामने थी। पहली, वो दिव्य जानवर की छवि जिसे यहाँ देखा गया था, और दूसरी ये भूत असुरी कम्युनिटी जिनसे निपटना भी इतना आसान नहीं था। अगर इन लोगों को मयंक और ललित राजपूत की असलियत के बारे में पता चल गया तो पूरी राजपूत फैमिली के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। छोटे आकाशीय क्षेत्र से बहुत से लोग दर्शनीय स्थलों की यात्रा के रूप में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आए और बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं रुके कभी। वैसे ही ये दोनों भी यहाँ ज्यादा रुकने का विचार नहीं रखते थे। बेशक छोटे आकाशीय क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग भी थे जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बस जाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें लायन ग्रुप में पंजीकरण करना आवश्यक था। अन्यथा क्या धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लघु दिव्य क्षेत्र के एक योद्धा के साथ कुछ नहीं होता? कार्तिक और माया ने सिर हिलाया। वे ललित राजपूत और मयंक राजपूत की पहचान को उजागर नहीं करेंगे। मैंने कहा, तुम दोनों यहाँ अपने हनीमून के लिए नहीं आए हो, है ना? ललित राजपूत ये पूछते हुए कार्तिक और माया को एक टक देख रहा था। वे दोनों एक साथ दिव्य जानवर की खोज के लिए यहाँ आए थे। वे सच में स्वतंत्र और सुरुचिपूर्ण थे। वो यहाँ एक कपल की तरह बिल्कुल भी नहीं आए थे। माया का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं कार्तिक के साथ यहाँ आई हूँ। वो बिल्कुल शर्मीली देवी की तरह लग रही थी और उसको देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। इस मुस्कान ने स्वर्ग और पृथ्वी के रंग के अंतर को खो दिया था। कई पुरुषों की ईर्ष्यालु भावनाएं और उनकी ईर्ष्यालु निगाहें एक निश्चित व्यक्ति पर टिकी होती हैं। तुम इतनी जल्दी आ गए और तुम अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले आए और उन्होंने सबके सामने अपना स्नेह भी दिखाया। ये तो हद से ज्यादा बेशर्म होने की निशानी है। कार्तिक उन ईर्ष्यालु आंखों से प्रतिरक्षित था। उसने एक छोटी सी धुन को गुनगुनाया और आगे बढ़ते हुए माया का कोमल हाथ पकड़ लिया। कार्तिक ने गर्व से अपने होठों को ललित राजपूत और अपने पीछे के अन्य लोगों की ओर घुमाया। उसकी आंखों में जो अभिव्यक्ति थी वो स्वतः स्पष्ट थी। ये बहुत क्रोधित करने वाली बात है। हमारे लिए कुत्ते के खाने की एक लहर खाना और जीना पर्याप्त नहीं था, लेकिन हमें अभी भी खुद पर बहुत गर्व है। ललित राजपूत गुस्से में काफी आगे बोल गया। कार्तिक बहुत दूर जा चुका था। जब भूत असुरी कम्युनिटी के योद्धाओं ने लायन ग्रुप के नए शिष्य को देखा तो वो देखते रह गए। जब उन्होंने सुंदर माया को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। दुनिया में ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता अतुलनीय थी, ऐसी लड़की मिलना मुश्किल था। ऐसी लड़की का साथ होना बड़े सौभाग्य की बात होगी। भूत असुरी कम्युनिटी के लोगों ने बिना किसी संयम के माया को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि क्योंकि उन्हें लायन ग्रुप द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया था, इसलिए उन्होंने बहुत अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही उन्होंने दूसरी दिशा में देखा। चलिए चलते हैं। भूत असुरी कम्युनिटी के अग्रणी योद्धा ने मोर्चा संभाला और वो सभी उसका अनुसरण करते हुए थोड़ा आगे बढ़ गए। स्पिरिचुअल एनर्जी उस लीडर के शरीर के चारों ओर प्रवाहित हुई
और वो 10 लोगों के साथ उसकी आज्ञा के तहत वहां से चला गया। उनकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वे दर्जनों मीटर दूर भाग चुके थे। चलो हम भी चलते हैं, शायद मैं पहले उस दिव्य जानवर को खोज लूंगा, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और कार्तिक के साथ पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। यह देखकर कि कार्तिक ने उनका पीछा नहीं किया, प्रताप जाधव और अन्य लोग असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि वे पहले से ही सहमत हो चुके थे कि यदि उन्हें दैवीय जानवर का कोई भी निशान मिला तो वे बाकी लोगों को एक मैसेज भेजेंगे, राजपूत फैमिली से आप दोनों आइए, आप लोग हमारे साथ, हम भी चलते हैं। ललित राजपूत और मयंक राजपूत ने अपना सिर हिलाया और लायन ग्रुप के लोगों के साथ एक साथ चले गए। पर्वत श्रृंखला कोहरे से ढकी हुई थी और उनकी दृष्टि ब्लॉक हो गई थी। कभी कभी पक्षियों के चहकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हालांकि ये स्थान पूरा कोहरे में डूबा हुआ था, लेकिन कार्तिक के लिए यहाँ कुछ भी देख पाना या किसी को भी ढूंढ पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो एक पावरफुल स्पिरिचुअल ज्ञानी था। कभी कभी स्पिरिचुअल ज्ञान उनकी आंखों से जो देख सकता है, वो कोई और कुछ भी देख पाए उससे कहीं अधिक विस्तृत था। झपट्टा मारो! कार्तिक और माया के सामने अचानक एक काली छाया चमक उठी। ये बहुत तेज था और ये एक साधारण जंगली जानवर जैसा नहीं लग रहा था। इसके अलावा इसने तेज सीटी की तरह हवा चलाई। ये राक्षसी जानवर है। माया की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके सामने एक भेड़िए के आकार का राक्षसी जानवर आ चुका था। आमतौर पर राक्षसी जानवर शायद ही कभी प्रकट होता था और हमेशा प्रकृति के छिपे हुए स्थानों में छिपा रहता था। इस बार प्रवेश करते ही उनका सामना उस जानवर से हो गया था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि राक्षसी जानवर किसी चीज से आकर्षित हो गया था। शायद ये उस दिव्य जानवर से संबंधित था। अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, डेमोनिक बीस्ट। मिकी, तुम इससे निपटो। कार्तिक ने माया के कंधे को थपथपाया। माया की पावर पहले से ही परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन में थी, इसलिए उसके पास वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी थी और कार्तिक चाहता था कि माया को भी युद्ध का अच्छा खासा अनुभव हो जाए। ये उसके ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। कार्तिक ने माया को काफी सारी तकनीक सिखा दी थी और उनमें से एक थी गति नियंत्रण तकनीक। इस तकनीक की मदद से माया अंधेरे में भी तेज स्पीड में किसी भी अनजान पावर का सामना कर सकती थी। खतरा किसी भी डायरेक्शन से अचानक भी आ जाए तो माया के सेंसेस उससे निपटने में उसकी मदद करेंगे। हालांकि माया सिर्फ परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन की स्टेज पर थी, लेकिन फिर भी कार्तिक ने उसे ऐसे ऐसे तरीके सिखाए थे जिससे वो किसी भी शक्ति का सामना कर सकती थी। लेकिन माया को एक्चुअल युद्ध किए सालों हो चुके थे। उसने सालों से कोई भी स्पेस आर्ट मिशन पूरा नहीं किया था, इसलिए आज ये सब सीखने के बाद भी उसे असली युद्ध करना और एक अनुभव लेना बहुत जरूरी था। कार्तिक माया को आगे आने वाले खतरों के लिए भी अभी से तैयार कर देना चाहता था। विनाश एक बार पहले ही माया पर हमला कर चुका है। इस बार तो किस्मत से कार्तिक वहां पहुंच गया था और उसने माया पर कोई भी मुसीबत आने से बचा लिया था। लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ और कार्तिक वक्त पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? तब माया को खुद पर इतना आत्मनिर्भर होना पड़ेगा कि वो अकेले ही विनाश का सामना कर पाए। कार्तिक यही सोच रहा था और माया को देखे जा रहा था। वो माया के जवाब का इंतजार कर रहा था। माया थोड़ा स्तब्ध थी, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। भेड़िए के आकार के राक्षसी जानवर के सामने खड़े होकर माया ने राक्षसी जानवर के जंगली उत्पीड़न को महसूस किया। राक्षसी जानवर जैसा एक स्पेशल अस्तित्व स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसका दायरा भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन इसे काम करके नहीं आंका जा सकता था। भेड़िए के आकार के उस राक्षसी जानवर ने एक लंबी चीख निकाली। उसके चारों अंगों में अचानक बल आ गया। उसका शरीर बवंडर की तरह था, जैसे वो माया के सामने चमक रहा था और झपट्टा मारकर वो अपने भेड़ियों के पंजे लहरा रहा था। माया के हाव भाव थोड़े बदल गए। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसकी प्रतिक्रिया एकदम तेज हो गई।
एक फ्लैश के साथ उसने राक्षसी जानवर के तेज पंजे को चकमा दे दिया। फाउंडेशन चरण वाला राक्षसी जानवर सबसे मजबूत राक्षसी जानवर था, जिसे माया ने आज से पहले प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा था। ये उन लोगों से भी अधिक मजबूत था जिनका उसने आज से पहले कई बार सामना किया था। कार्तिक को देखते हुए, जो बहुत दूर नहीं खड़ा था, माया ने एक गहरी सांस ली। उसने कार्तिक के द्वारा दी गई स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त की थी, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके मध्याह्न रेखा से होकर बह रही थी। हवा का एक भंवर उसके चारों ओर घूम गया, जिससे माया के लंबे बाल उड़ने लग गए। इतने में स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक बदल गई और उसकी पतली भुजा पर एक तेज ब्लेड संघनित हो गई। यही तरीका कार्तिक ने उसे सिखाया था। माया चिल्लाई। उसकी गति तकनीक एकदम चुस्त थी और वो तेजी से उस राक्षसी जानवर के करीब आगे बढ़ रही थी। राक्षसी जानवर की आंखें एक रक्त पिपासु प्रकाश से चमक उठी। उसने अपने दांत काट लिए और अपने शरीर को धनुषाकार बना लिया। जब माया उसके सामने पहुंची तो वो उछल पड़ी और उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। माया की निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी। उसका पतला शरीर घूम गया और उसका शरीर पलट गया और राक्षसी जानवर के सिर के ऊपर आ गिरा। राक्षसी जानवर की प्रतिक्रिया की गति भी बेहद तेज थी। इसने अचानक अपने भेड़िए के पंजों को ऊपर की ओर धकेल दिया। माया का हाथ नीचे दब गया और नुकीला ब्लेड भेड़िए के पंजे से टकरा गया, जिससे एक तीव्र घर्षण पैदा हुआ। राक्षसी जानवर की आंखों से आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन अगले ही क्षण स्पिरिचुअल एनर्जी से संघनित दो नुकीले ब्लेड उसकी आंखों के सामने गिरे और उसकी दृष्टि दो भागों में विभाजित हो गई। राक्षसी जानवर के शरीर को माया द्वारा खोल दिया गया था और फाउंडेशन चरण राक्षसी जानवर वहीं पर गिर गया। कार्तिक मुस्कुराया और उसने जोर से ताली बजाई। माया सच में एक परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन की पावर को नियंत्रित कर सकती थी और उसने उन सभी तरीकों का भी इस्तेमाल किया था जो उसने उसे सिखाए थे। कैसा था ये? माया ने गर्व से सिर उठाया और वो कार्तिक के मुंह से प्रशंसा और तारीफ सुनने की इच्छा रख रही थी। हाँ हाँ हाँ, तुम सबसे अच्छी हो। बहुत ही जबरदस्त था आज का तुम्हारा प्रदर्शन। सुनहरी माया को देखते हुए कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने धीरे से उसकी नाक रगड़ी। माया मधुरता से मुस्कुराई और कार्तिक के साथ उसने पर्वत श्रृंखला में घूमना जारी रखा, इस उम्मीद में कि पहले छाया में दिव्य जानवर मिल जाएगा। क्या इस जीत के बाद माया उस दिव्य जानवर से भी लड़ पाएगी या वो दिव्य जानवर लेकर आएगा उसके और कार्तिक के लिए एक नई चुनौती?